हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूरिया साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। अगर आप CSIR नेट, IIT जैम, गेट, JNU CEB या फिर गैट बी 2020 एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगले 10 मिनट प्लीज़ मेरे साथ रहो और इस वीडियो को अंत तक देखो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूरिया साइकिल रेगुलेशन के बारे में। तो साइंटिस्ट क्या पिन पॉइंट किया है कि यूरिया साइकिल का जो एंजाइम्स है वो लिवर में कितना कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है वो डिपेंड करता है आप कैसे डाइट लेते हो एवरीडे। ठीक है, तो यूरिया साइकिल एंजाइम्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेली कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। मान लो आप लो प्रोटीन या फिर हाई प्रोटीन, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट है। कोई एक इंडिविजुअल लो प्रोटीन डाइट ले रहा है, कोई एक इंडिविजुअल हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है। अभी लो प्रोटीन डाइट में तो उतना अमीनो एसिड नहीं होगा, तो अमीनो एसिड से उतना अमोनिया भी नहीं बनेगा और यूरिया बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन अगर आपका डाइट का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ही प्रोटीन है तब क्या करना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा प्रोटीन मेटाबोलाइज करने का जरूरत पड़ेगा और प्रोटीन कैटाबोलाइज करने का भी जरूरत पड़ेगा, तब जाके यूरिया साइकिल एंजाइम्स का काम आएगा बहुत, राइट। तो इसीलिए डाइटरी इनपुट रेगुलेट करता है ऐसे कोई भी मेटाबॉलिक साइकिल को, राइट। मोस्टली एंजाइम लेवल पे ये रेगुलेशन होता है। अच्छा, सिर्फ डाइटरी इनपुट नहीं, मेटाबॉलिक स्टेट, मतलब आप स्टार्व स्टेट में हो या फिर फेड स्टेट में हो। तो सोच लो कि आप स्टार्व स्टेट में हो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अब इस सिचुएशन में अपना बॉडी फाइट बैक करने का कोशिश करेगा, एनर्जी जनरेट करने का कोशिश करेगा, राइट। तो जितना हमारा अमीनो एसिड था और प्रोटीन्स था वो एग्जिस्टिंग प्रोटीन या अमीनो एसिड को तोड़ के क्या बन जाएगा, फ्री अमीनो एसिड्स। उसका कार्बन स्केलेटन को तोड़ा जाएगा और ग्लूकोज बनाने का काम में इस्तेमाल किया जाएगा। Whereas उसका एमीन ग्रुप जो है वो अमोनिया बनाएगा, राइट। लेकिन ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तो ये अमोनिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे से हटाना पड़ेगा और वही काम करता है यूरिया साइकिल। तो अब देखते हैं यूरिया साइकिल रेगुलेशन को हम ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यूरिया साइकिल का रेगुलेशन ब्रॉडली हम एलोस्टेरिक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब यूरिया साइकिल का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो एलोस्टेरिक कंट्रोल के अंडर है। और यूरिया साइकिल का जो एंजाइम्स होता है, दोज आर एंजाइम्स ना, वो तो जीन प्रोडक्ट है, तो वो कोई ना कोई जीन से ही तो एनकोडेड होता है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी मॉड्यूलेट हो सकता है। दोनों का दोनों स्ट्रैटेजी हो सकता है। अभी ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में क्या होता है, कितना सारा mRNA बनता है, कितना ज्यादा वो स्टेबल रहता है, ये सब रेगुलेट होता है। एज अ रिजल्ट कितना देर तक यूरिया साइकिल एंजाइम रहता है और कितना क्वांटिटी में यूरिया साइकिल एंजाइम बनता है, वो सब अल्टीमेटली रेगुलेट होता है। एलोस्टेरिक कंट्रोल क्या करता है कि कोई एक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर से, हम लोग देखेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर क्या है इस पाथवे में, बट एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आइदर यूरिया साइकिल एंजाइम एक्टिविटी को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली मॉड्यूलेट करता है, मतलब कि आइदर बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। तो आपको दिमाग में ये बात आना चाहिए कि एलोस्टेरिक कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ऐसे डिफरेंट कंट्रोल का जरूरत क्या है, एक ही टाइप का कंट्रोल करो तो कंट्रोल हो जाएगा। तो यही पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है, चाहे वो यूरिया साइकिल हो, ग्लाइकोलिसिस हो, कोई भी हो जाए, रेगुलेशन डिफरेंट स्टेप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ रेगुलेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ रेगुलेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अगर आप मान लो एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ये मिनट्स टू सेकेंड ऑर्डर में ऐसे चेंजेस हो सकता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस को होने में घंटों टाइम लग जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और इसीलिए हमारा बॉडी में डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी है। एटलीस्ट यूरिया साइकिल के बारे में हम लोग दो मैकेनिज्म तो ऑलरेडी जान लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंट्रोल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म का, ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारा समझने में आसानी हो गया। ठीक है, तो एमिनो एसिड क्या होगा, सारे का एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है वो ग्लूटामेट में फनल्ड हो जाएगा। अभी ग्लूटामेट में जो एमीन ग्रुप होता है वो ग्लूटामेट से अमोनिया बनाएगा और अमोनिया यूरिया साइकिल से एक्सक्रीटेड हो जाएगा। यही है पूरा फंडा। तो पहले प्रोसेस को बोलता है ट्रांसएमिनेशन, जहां पे सारे अमीनो एसिड अपना अमीन ग्रुप को दे देता है ग्लूटामेट को। सेकेंड प्रोसेस को बोलता है डीएमिनेशन, जहां पे ग्लूटामेट का जो अमीन ग्रुप है वो निकल जाता है, अमोनिया बना देता है। और तीसरे स्टेप को बोलता है यूरिया साइकिल, जहां पे अमोनिया यूरिया के तौर पे
एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है ओवरऑल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का फ्रेमवर्क। अगर आपको चाहिए एक माइंड मैप बहुत जबरदस्त वाला तो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन। नाउ गाइस, अब हम थोड़ा फोकस करते हैं लिवर हेपेटोसाइट में। तो यूरिया साइकिल शुरू किससे होता है? अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया का ही तो एक्सक्रीशन होना चाहिए, राइट? तो अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयन बना देता है कार्बोमोइल फॉस्फेट। कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाने के लिए जो एंजाइम काम में आता है वो है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, और ये प्रोसेस में एटीपी का जरूरत होता है ना। अभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथिन कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाता है, और ये सिट्रुलिन इन अ साइकिल अल्टीमेटली यूरिया जनरेट करता है। तो ये है ओवरऑल हमारा साइकिल का फ्रेमवर्क ना। एक चीज सोचो, जो रेट लिमिटिंग स्टेप है यहाँ पे वो है अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट से कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाने का प्रोसेस, और इसमें कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज को मॉड्यूलेट करें, उसका एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करें, उसका लेवल को मॉड्यूलेट करें, तब क्या होगा, कितना कार्बोमोइल फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा वो रेगुलेट हो जाएगा। अगर नेगेटिव रेगुलेट करेंगे तो कार्बोमोइल फॉस्फेट नहीं प्रोड्यूस होगा और यूरिया साइकिल का इवेंट्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करें तो बहुत ज्यादा कार्बोमोइल फॉस्फेट निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा यूरिया क्या करेगा, एक्सक्रीटेड हो जाएगा, राइट? तो कार्बोमोइल फॉस्फेट का लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा साइकिल का फ्लक्स। लेकिन कौन सा वाला रेट लिमिटिंग एंजाइम है? कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। तो CPS1 को जो पॉजिटिवली रेगुलेट करता है वो है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो आप सोच रहे होंगे कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट अचानक से कहां पे आ गया? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट पैदा होता है ग्लूटामेट से और एसिटाइल कोए का रिएक्शन से। सो एसिटाइल कोए एंड ग्लूटामेट दोनों मिलके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज, क्या एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज बना देता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जो कि यूरिया साइकिल को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, राइट ना। अभी और एक बात बता देता हूं कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज जो है इसको भी मॉड्यूलेट करता है एल आर्जिनिन, मतलब आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ये सब यूरिया साइकिल का पॉजिटिव रेगुलेटर है। ऑब्वियसली एन एसिटाइल ग्लूटामेट तो है ही। तो यूरिया साइकिल अगर अब ग्लूटामेट, आर्जिनिन, ये भाई कब होगा हमारे बॉडी में? ग्लूटामेट या फिर आर्जिनिन कब होता है? जब हमारे पास बहुत ज्यादा एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड मतलब फेड स्टेट में, राइट? तो फेड स्टेट में हम लोग जब बहुत ज्यादा एमिनो एसिड इनपुट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं, तब ये सारे एमिनो एसिड हमारे पास होता है और वो ऐसे पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करता है यूरिया साइकिल को। मतलब तब ज्यादा एमिनो एसिड है तो ज्यादा से ज्यादा यूरिया साइकिल करने का जरूरत है और इसी स्टेप में मॉड्यूलेशन होता है और इसकी वजह से यूरिया साइकिल का फ्लक्स बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूरिया बनता है, राइट? तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरिया साइकिल का रेगुलेशन होता है एटलीस्ट एलोस्टेरिक लेवल पे एंड ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। कब होता है, उसका टाइम काइनेटिक्स कितना फास्ट या स्लो है और वो कहां पे हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी देख लिया। टाइम एंड स्पेस दोनों एस्पेक्ट पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। और दूसरा जो चीज हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो रेगुलेशन होता है, छोड़ दो ये यूरिया साइकिल, बट कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे, रेगुलेशन डिफरेंट स्टेप में हो सकता है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शनल मॉड्यूलेशन हो सकता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हो सकता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल हो सकता है, प्रोटीन स्टेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। तो बहुत लेवल पे मॉड्यूलेशन हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ओवरऑल एक पिक्चर गेन कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप CSIR, IIT JAM, गेट, JNU CEB या फिर GATB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सच दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। एंड गाइज आप अनअकैडमी में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा प्लस कोड है, रेफरल कोड है AP10, जिसको लगाने पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और मेरा इलाबोरेटेड बायोकेमिस्ट्री कोर्स इज गिवन इन अनअकैडमी। सो गाइज join Unacademy now. Why are you waiting for? Okay guys, thank you. Thanks for listening.